हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीलिंग विद कॉमर्स। तो बच्चों, आज हम 12th अकाउंटेंसी के 4th चैप्टर नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बच्चों, आज का हमारा क्लास पिछली क्लास का कंटिन्यू क्लास है, जिसमें हमने एक नया और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक लिया था, जो था पूंजी का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। किस प्रकार जब साझेदारी संस्था में एक नया साझेदार प्रवेश करता है और वो जो अपने साथ पूंजी लेकर आता है, तो सभी जो साझेदार हैं वो मिलकर ये निर्णय लेते हैं कि जो पूंजी है उसको समायोजित की जाएगी, जिसको कि नए लाभालाभ अनुपात में समायोजित की जाएगी। तो बच्चों, इस पर हमने 2 केस पढ़ा है। पिछले क्लास में हमने फर्स्ट केस को देखा था। आज हम अपने सेकंड केस को देखेंगे, जो है नए साझेदार के पूंजी के आधार पर। कल हमने पढ़ा था पुराने साझेदारों के पूंजी के आधार पर किस प्रकार जो है पूंजी का समायोजन किया जाएगा, और आज हम पढ़ेंगे नए साझेदारों के पूंजी के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, किस प्रकार जो है फर्म पूंजी का समायोजन करती है। तो इसको इजी वे से समझने के लिए मैंने यहाँ पर स्टेप्स लिखे हुए हैं। इस स्टेप्स को मैं आपको समझाऊंगी और इसके आधार पर आप आसानी से जो है नए फर्म की जो है पूंजी, इसकी गणना आप कर लोगे। तो इसके लिए हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, जब हमको ये कंडीशन दी है कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के आधार पर आपको पूंजी जो है इसकी गणना करनी है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, नए साझेदार के आने के बाद आप निकालोगे नया लाभ हानि अनुपात, फाइंड न्यू रेशियो। जो सभी साझेदार है, मतलब जो नया साझेदार आया उसके आने के बाद सभी साझेदारों का जो है नया रेशियो निकालोगे, नया अनुपात निकालोगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फाइंड न्यू रेशियो। ठीक है, ये जब हमारा निकल गया, फर्स्ट स्टेप था कि हमने लाभालाभ अनुपात निकाल लिया, नया लाभालाभ अनुपात। सेकंड स्टेप में हमको क्या करना है, तो फाइंड टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। जो नई फर्म बनी है नए साझेदार के आने के बाद, इस नई फर्म की पूंजी क्या होनी चाहिए, इसको हमको निकालना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। नया पार्टनर जो पूंजी लेकर आता है उसके आधार पे हम नए फर्म का जो है टोटल कैपिटल को निकालेंगे। बच्चों, इससे पहले भी मैंने ये समझाया था कि नया साझेदार, प्रश्न में जब आपका दिया रहेगा कि नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, वो अपने साथ गुडविल लेकर आता है और अपने साथ वो लेकर आता है कैपिटल। ठीक है, तो वो जो पूंजी लेकर आता है उस पूंजी के आधार पर आपको फर्म की कुल पूंजी निकालनी है। ठीक है, तो फर्म की कुल पूंजी आप निकालोगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। अब ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको भी हमने पहले ही देख चुके हैं कि इसको कैसे फाइंड आउट करना है। कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर ने जितनी पूंजी लाई, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, उसके जो शेयर है उसको कर देना है हमको उल्टा, कर देना उसको विपरीत, और तब हमको निकलेगा जो नए फर्म का नया कैपिटल। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नया साझेदार मान लीजिए फर्म में सी आया। ठीक है, सी जो है वो कितना, यहाँ पर आपको बता रही हूँ, फर्म में नया साझेदार आया, कौन, सी। ये कितने शेयर के लिए आया है, ये 1/2 हिस्से के लिए आया है। ठीक है, ये अपने साथ कितनी पूंजी लेकर आ रहा है, 20,000 की पूंजी ये अपने साथ लेकर आ रहा है, 20,000 का कैपिटल। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए फाइंड टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तो ये है हमारा नया पार्टनर, और नया पार्टनर अपने साथ जो कैपिटल लेकर आता है, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर कितना, 20,000 इनटू, तो यहाँ पर आप कर दो 20,000 गुणित इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, यानी कि 1/2 हिस्से के लिए वो आया है, तो फर्म की कुल कैपिटल कितनी हुई, 2/1। आप सीधा से निकाल दोगे तो जो आपका कुल पूंजी आएगी फर्म की, नई फर्म की, वो आ जाएगी 40,000 रुपीज, यानी कि 40,000 रुपए। तो इस प्रकार आपको जो है नए फर्म का कैपिटल आप निकाल लोगे। आपने पहले निकाला क्या, नया अनुपात, नया लाभ हानि अनुपात निकाला, फिर आपने निकाल ली नए फर्म की कुल पूंजी। ठीक है, नए फर्म की कुल पूंजी निकाल ली। अब आपको तीसरा काम जो करना है, ये आप कर चुके, ये आप कर चुके, तीसरा काम आपको करना है, फाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स ऑफ न्यू फर्म अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो।
ये लाभालाभ अनुपात हमने क्यों निकाला? भाई मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लाभालाभ अनुपात आया है 2:2:1, ठीक है। ए भी पुराने थे, सी नया आया। तो हम जब नया लाभालाभ अनुपात निकाले हैं तो इसको फाइंड करने का क्या तात्पर्य, क्यों निकाले? तो इसको निकालने का हमारा यहाँ पर अर्थ ये है कि जब हम ये कैपिटल निकाले, ठीक है, इस कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट किस में करना है? तो हमको इस कैपिटल को ये नए लाभालाभ अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो ये है हमारे टोटल 3 स्टेप्स। तो बच्चों जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो ये 3 स्टेप्स हमको और क्लियर होंगे। तो चलिए इस जो टॉपिक है इसको क्लियर करने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि हम चाहते हैं कि कंप्लीट क्वेश्चन ले और एक कंप्लीट क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे तो बहुत सारा जो हमारा डाउट्स भी है वो क्लियर हो जाएगा। तो हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि नीचे दिया गया तुलना पत्र अरुण, बबलू और चेतन का है जो क्रमशः 6/14, 5/14 और 3/14 के अनुपात में लाभ व हानि का विभाजन करते हैं। देखिए प्रश्न में आपका चिट्ठा दिया हुआ है। दायित्व राशि, परिसंपत्तियां राशि, दायित्व साइड में दिया हुआ है लेनदार 9,000 के हैं, देय विपत्र 3,000 के हैं और पूंजी खाते में तीनों जो साझेदार हैं उनकी पूंजी दी हुई है 19,000, 16,000 और 8,000 रुपए। बच्चों उसी प्रकार संपत्ति साइड में देखिए भूमि और भवन दिया हुआ है 24,000 का, फर्नीचर दिया हुआ है 3500 के, स्टॉक दिए हुए हैं 14,000 के, देनदार हैं आपके 12,600 के और रोकड़ दिया हुआ है आपका 900 का। तो बच्चों इस चिट्ठे में हम पॉइंट आउट कर लेंगे जिस जिस पॉइंट पे हमको जो है यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमको एडजस्ट करना है। तो देखिए आगे हमारा क्वेश्चन है कि वे दीपक को लाभ में 1/8 भाग के लिए निम्न शर्तों पर साझेदारी फर्म में प्रवेश देते हैं। क्या क्या है? पहला है दीपक 4200 ख्याति और 7,000 रुपए पूंजी के रूप में लाएगा। सेकंड दिया है कि फर्नीचर में 12% की दर से कमी आएगी, इसका मतलब फर्नीचर में हमारा एडजस्टमेंट हो रहा है। तीसरा है स्टॉक में 10% की दर से कमी आएगी, तो आप स्टॉक को भी टिक कर लीजिए। फिर है भूमि और भवन में 31,000 रुपए की वृद्धि होगी, यानी कि भूमि और भवन में भी आपको एडजस्टमेंट करना है। पांचवा है 5% की दर से संदिग्ध ऋणों पर प्रावधान बनाया जाएगा, मतलब देनदार में भी आपको कार्य करना है। छठवा देखिए समस्त समायोजनों के पश्चात पुराने साझेदारों के पूंजी खाते को जो पुराने अनुपात में लाभ का विभाजन करेंगे दीपक द्वारा व्यवसाय में लगाई गई पूंजी के आधार पर समायोजित किया जाएगा, अर्थात पुराने साझेदारों द्वारा वास्तविक धनराशि लेकर आना अथवा आहरण जैसी स्थिति हो तो रोकड़ खाता, लाभ व हानि समायोजन खाता यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाता और नई फर्म की प्रारंभिक तुलन पत्र जो है वो तैयार कीजिए। तो बच्चे लोग ये है हमारा आज का क्वेश्चन। तो आज के क्वेश्चन में हमको क्या क्या बनाना है? हमको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम बनाएंगे कैश अकाउंट जो नया है और हम यहाँ पर बनाएंगे नए फर्म का चिट्ठा। तो बच्चों ये कंप्लीट जो है क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आज हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को समझिए कि इसमें नया साझेदार जो पूंजी ला रहा है उस पूंजी की राशि दी हुई है, इसका मतलब हमको ये क्वेश्चन सेकंड केस के आधार पर बनाना है। तो बच्चों सेकंड केस के आधार पर जब हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमको स्टेप बाय स्टेप जो मैंने अभी बताया है उसी के अनुसार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपने वर्किंग नोट में आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन के अनुसार मैंने लिख दिया है ए, बी और सी, ठीक है, उनके नाम को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है ए, बी, सी। ये 3 साझेदार हैं। तो ए जो है वो 6/14, बी जो है 5/14 और सी जो है 3/14 जो है इनका पुराना लाभ हानि अनुपात है। यहाँ पर डी जो है वो नया साझेदार है जो फर्म में प्रवेश करता है। ये जो है 1/8 भाग के लिए फर्म में प्रवेश कर रहा है। प्रश्न में दिया हुआ है कि वो अपने साथ जो गुडविल की राशि है वो 4200 रुपए लेकर आ रहा है और कैपिटल जो है वो अपने साथ 7,000 रुपए की लेकर आ रहा है। अब हमको अपने स्टेप के अनुसार सबसे पहले क्या करना है? तो सबसे पहले हमको करना है नया लाभालाभ अनुपात निकालना है। फाइंड न्यू रेशियो।
तो नए रेशियो निकालने के लिए जो भी जानकारी हमको प्रश्न में दी गई है उस जानकारी के आधार पर हमको देखिए किस केस को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर हमारा डी का ये दिया हुआ है कि 1/8 भाग है, लेकिन ये नहीं दिया है कि वो कौन से साझेदार से कितना हिस्सा ले रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको अगर पुराना जो वीडियो है अगर आपको याद होगा तो आप रिमाइंड कीजिए कि अगर सिंपल नए साझेदार का भाग दिया रहता और कुछ नहीं दिया रहता, वहां हमारा फर्स्ट केस लागू होता है जिसमें हम माना कि फर्म की संपत्ति 1 है, ठीक है, सॉरी, माना कि फर्म का लाभ जो है 1 है और इस 1 में से जो है हम नए साझेदार के हिस्से को घटा देते हैं, नए साझेदार का भाग घटा देंगे तो जो आएगा वो हमारा आ जाएगा शेष भाग। तो ये जो 7/8 आया ये हमारा आ गया यहाँ पर शेष भाग, ठीक है। माना कि फर्म का कुल लाभ 1 में से हम नए साझेदार का भाग जो है वो घटा देंगे तो उसके बाद आ जाएगा हमारा शेष भाग कितना, 7/8। अब इस भाग के आधार पर हम इन तीनों साझेदारों का जो है नया हिस्सा निकालेंगे। तो देखिए ए का जो नया भाग है वो क्या हो जाएगा, 6/14 यहाँ पर दिया हुआ है, गुणित आपका नया कितना हो गया, 7/8, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में निकाल देते हैं तो 7 2 14 हो गया यहाँ पर। तो देखिए ऊपर आ गया 6, 8 2 16, ठीक है। हम इसको और काट सकते हैं लेकिन क्योंकि हमको सबका जो डिनोमिनेटर है इसको सेम रखना है इसके कारण हमने ऐसा किया। फिर बी का देखिए कितना है, 5/14 इंटू 7/8, ठीक है। फिर यहाँ पे आप काट दीजिए 2 तो ये ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 16, ठीक है। इसी प्रकार सी का देखिए, सी का है 3/14 इंटू 7/8 इसकल टू से आप ऐसी करेंगे तो यहाँ जाएगा 3/16। ये हो गया आपका तीनों पुराने साझेदार का। अब नया साझेदार जो डी है उसका हिस्सा कितना है भाई, उसका हिस्सा है 1/8। तो यहाँ पर आप कर दीजिए 1/8 गुणित, अब इसको गुणित हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो 8 है सबका जो डिनोमिनेटर है वो 16 है तो हमको भी इसको सेम करना है। इसके लिए हम यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2/16। हो गया सबका डिनोमिनेटर बराबर। अब हमारा नया लाभालाभ अनुपात क्या निकला, A, B, C, D, ठीक है। A का आया 6:, B का आया 5:, C का आया 3:, D का आया 2, ठीक है। ये हमारा हो गया नया लाभालाभ अनुपात, ठीक है। हमने अपने फर्स्ट स्टेप को फॉलो करके नया प्रॉफिट एंड शेयर रेशियो जो है वो निकाल लिया। अब चलिए बच्चों चलते हैं हमारे सेकेंड स्टेप की ओर। फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि हम किस प्रकार जो है नया लाभालाभ अनुपात जो है वो फाइंड आउट करते हैं, उसको हमने निकाल लिया है। अब हमारा जो सेकेंड स्टेप है वो ये है कि फाइंड द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। जो नए साझेदार के आने के बाद जो नया फर्म बना है, पुनर्गठन हुआ है, इसकी हमको नई टोटल कैपिटल जो है यहाँ पर निकालनी है। तो इसके लिए मैंने स्टेप में आपको फॉर्मूला बताया था कि नया साझेदार जो है वो जो पूंजी लाता है उसी के आधार पर जो है नई फर्म की टोटल कैपिटल निकाली जाती है। तो इसने कितनी पूंजी लेकर आई, ये अपने साथ लेकर आया है 7,000 की पूंजी। तो इस 7,000 की पूंजी से उसके शेयर का, जो नया साझेदार का जो शेयर रहता है उसका हो जाता है रेसिप्रोकल, यानी कि इसको हमने पहले भी वीडियो में क्लियर किया है बच्चों। तो 7,000 गुणित यहाँ पर 8/1, ठीक है, यानी 7,000 इंटू 8/1 करेंगे हम तो यहाँ पर जो फर्म की कुल पूंजी है वो यहाँ पर निकल जाएगी 56,000 की। तो हमारा सेकंड स्टेप भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, नया साझेदार जो पूंजी लेकर आया है उस पूंजी से उसके शेयर का कर दिया हमने रेसिप्रोकल, उल्टा। तो उल्टा करने पर हमको फर्म की टोटल कैपिटल यहाँ पर प्राप्त हो गई। तो ये है हमारा 56,000 फर्म का टोटल कैपिटल। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है कि फाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। सभी साझेदारों की अब आपको पूंजी निकालनी है। किस पूंजी के आधार पर, फर्म की इस कुल पूंजी के आधार पर जो हमने स्टेप नंबर 2 में निकाली है, ठीक है। अब देखिए 4 साझेदार हो गए नए फर्म के हिसाब से, A, B, C, D।
अब देखिए ए को 56,000 का कितना शेयर मिल रहा है, कितना हिस्सा मिलेगा। तो 56,000 का उसका जो नया लाभालाभ अनुपात है 6, तो 6/16, इसको आप टोटल प्लस करोगे सभी का शेयर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 16। तो 56,000 6/16 यहाँ आ जाएगा इसका 21,000 रुपए इसकी कैपिटल। बी का 56,000 में से 5/16 करोगे तो इसका आ जाएगा 17,500 बी की कैपिटल। उसी प्रकार सी जो है इसका है 56,000 इंटू 3/16, तो 10,500 इसकी कैपिटल आ जाएगी। और लास्ट में डी की कैपिटल ऑलरेडी दी हुई है 7,000, फिर भी आप इसको अगर फाइंड आउट करोगे तो इसकी कैपिटल आ जाएगी 7,000 रुपीज। तो बच्चों इस प्रकार जो सेकंड केस में हमको जो भी चीज निकालना था हम यहाँ पर सब कुछ निकाल लिया है हमने। हमको ये जो कैपिटल निकालनी थी, इस कैपिटल के लिए हमको 3 स्टेप फॉलो करने पड़े। पहले स्टेप जिसमें हमने नया लाभालाभ अनुपात निकाला, दूसरा स्टेप जिसमें हमने फर्म की कुल पूंजी निकाली, और तीसरा स्टेप जिसमें हमने सभी साझेदारों का क्या निकाल लिया, पूंजी निकाल ली। अब बच्चों ये पूंजी हम क्यों निकालते हैं, क्या काम है इस पूंजी का इस नए फर्म में। तो देखिए जब हम साझेदारों का पूंजी खाता बनाते थे तो वहां की जो बैलेंस आती थी, बैलेंस सीडी, आपको ध्यान होगा जब आप साझेदारों का पूंजी खाता बनाते थे जो बैलेंस सीडी आती थी उसकी राशि कुछ ऐसी आती थी कि 2,547 रुपए, 5,344 रुपए। तो ये जो राशियां हैं इसको फर्म चाहता है कि इसको अप्रॉक्स बना दिया जाए, और इस अप्रॉक्स बनाने के लिए ये क्या करता है, प्रारंभ में ही चाहता है कि हमारी जो पूंजी है वो सेपरेट हो जाए, एक अप्रॉक्स अमाउंट निकल जाए, और इस अमाउंट को हम डालेंगे कहाँ पर, जहां पर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे और जहां पर उनकी बैलेंस सीडी लिखी जाती थी। तो एज इट इज पहले हम पूरा का पूरा खाता जो है वैसे ही बनाएंगे, सिर्फ जो बैलेंस सीडी की जगह होती है उसको हम छोड़ देंगे और ये फाइंड आउट करेंगे। इसको फाइंड आउट करने के बाद उस बैलेंस सीडी की जगह में आपको ये चारों कैपिटल बैलेंस लिखने पड़ेंगे। इनको जब आप लिख लिए उसके बाद जिसकी राशि कम होगी वो राशि लेकर आएगा फर्म में, जिसकी राशि एक्सेस होगी वो वहां से राशि लेकर चला जाएगा, मतलब राशि निकाल लेगा। तो ये जो एडजस्टमेंट है ये हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करेंगे। ये जो पूरा खेल हमने किया ये सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए किया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम अब बनाएंगे अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट और उसके बाद बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने यहाँ पर बना लिया है। देखिए हमने 4 कॉलम खींच लिया है, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। अब मैंने आपको बताया था कि आपको माइंड में छोटी सी बात को सेट करके रखना है कि डेबिट साइड में, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हमेशा एसेट्स आएंगे माइनस में और लायबिलिटीज आएंगी प्लस में। मतलब संपत्ति घट रहा हो और दायित्व बढ़ रहा हो तो वो हम लिखेंगे डेबिट साइड में, और एसेट्स प्लस एंड लायबिलिटीज माइनस, यानी कि संपत्ति बढ़ रही हो और दायित्व घट रहा हो तो वो आ जाएगा हमारा क्रेडिट साइड में। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे और प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि प्रश्न में जो है क्या चीज बढ़ रही है और क्या चीज घट रही है। तो प्रश्न में हमारा जो पहला पॉइंट था देखिए वो था फर्नीचर, जिसके लिए हमने एक वर्किंग नोट तैयार किया है। फर्नीचर थे हमारे 3500 के, जिसमें बोला जा रहा है कि 12% की दर से इसमें कमी आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर कमी आ रही है तो उस कमी को हम निकालते हैं। 3500 का 12% आप निकालोगे तो 420 रुपीज आपका अमाउंट आ गया कमी। तो ये कमी जो है कहाँ जाएगा, एसेट्स अगर कम हो रहा है तो ये चले जाएंगे आपके डेबिट साइड में। उसी प्रकार सेकंड पॉइंट दिया हुआ है स्टॉक। तो स्टॉक कितने के हैं, स्टॉक है 14,000 के और इस स्टॉक में आ रही है 10% की कमी। तो 14,000 का 10% आप निकाल लीजिए 1400। तो चूंकि ये भी एसेट्स जो है घट रहे हैं तो ये भी आ जाएगा डेबिट साइड में। ठीक है, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग में दिया है एडजस्टमेंट। तो लैंड एंड बिल्डिंग जो है पहले जो क्वेश्चन के अनुसार है 24,000 की, और समायोजन में ये दिया है कि ये बढ़कर हो गई है 31,000 रुपए। तो 24,000 की संपत्ति जब 31,000 हो जा रही है इसका मतलब कि इसमें वृद्धि हो रहा है, तो उस वृद्धि को हमने निकाल लिया। तो जो वृद्धि हो रही है वो कितने की हो रही है बच्चों, 7,000 की। तो ये जो हमारी वृद्धि हो रही है
ये हो रही है 7,000 की, तो वृद्धि है तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड में ये चला जाएगा। ठीक है। अब दिया है चौथा एडजस्टमेंट कि हमको बीडीआर यानी कि बैड डेब्ट रिजर्व भी रखना है। तो कितने के देनदार है हमारे प्रश्न में, आप देखिए हमारे देनदार है 12,600 के। तो ये 12,600 के देनदारों पर 5% की दर से रखना है बैड डेब्ट रिजर्व। तो 5% हमने निकाल लिया तो क्या हो गया, 630 रुपए आ गया। तो ये जो 630 रुपए की जो कमी है ये भी हमारी चली जाएगी डेबिट साइड में, क्योंकि बच्चों बैड डेब्ट रिजर्व जो है ये भी हमारा एक तरह से देनदार मतलब हमारी संपत्ति हुआ, और इसमें होने वाली जो कमी है वो संपत्ति की कमी है, तो ये भी चली जाएगी हमारी डेबिट साइड में। तो हमारे सारे अमाउंट्स हमने निकाल लिए हैं। अब हम यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन से मद जो है वो कहाँ जा रहे हैं, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। क्योंकि फर्नीचर में हो रहा था हमारा नुकसान, तो उस नुकसान को हमने यहाँ पर निकाल लिया है 420 रुपए। यहाँ पर देखिए 420 रुपए हमने निकाला, यहाँ लिख लिया, डेबिट साइड में आने वाले हैं। उसी प्रकार स्टॉक जो है वो 1400 रुपए, ये भी हमारे डेबिट साइड में आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लीजिए 1400 रुपए। यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग जो 24,000 के थे 31,000 हो जाने के कारण इसमें 7,000 की जो वृद्धि हुई है ये होगा आपका क्रेडिट साइड में चला जाएगा। तो आप यहाँ पर 7,000 को जो है क्रेडिट साइड में लिख दीजिए। अब हमारा बैड डेब्ट रिजर्व जो 630 रुपए का है ये भी डेबिट साइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 630 रुपए। ठीक है। अब आप इसका टोटल निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 7,000, ये आ जाएगा 7,000। अब बच्चों हमको यहाँ पर निकालना है लाभ तीनों जो साझेदारों में बंटने वाला है। तो 7,000 से आप 420, 1400 और 630 को घटाएंगे। तो इन तीनों को घटाने के पश्चात जो बच्चों यहाँ पर आ रहा है लाभ वो आ रहा है 4,550 रुपए। ठीक है। इस 4,550 रुपए को इन तीनों साझेदारों में करना है हमको डिस्ट्रीब्यूट। तो तीनों साझेदार में हम किस अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमेशा जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो लाभ होता है वो पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है। तो चलिए इनका पुराना अनुपात क्या है, देखिए 6:5:3। तो 4550 गुणित 6/14। तो ऐसा आप निकालोगे तो इसका आ जाएगा 1950 रुपए। इसी प्रकार 4,550 गुणित 5/14 आप निकालोगे तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका 1,625 रुपए। और इसी प्रकार 4,550 का 3/14 आप निकालोगे तो सी को मिल जाएगा कितना, 975 रुपए। तो बच्चों इसको आप रफ में निकाल लीजिएगा। तो इस प्रकार जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं।